10 के पाठ 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में आपको बताऊंगी। मेरे वीडियो के 2 भाग होंगे। पहला भाग है परावर्तन से संबंधित। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं। यह सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यह निर्वात में भी संचरित हो सकता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे दर्पण पर प्रकाश पड़ने पर अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन में प्रकाश किरणें किसी भी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। परावर्तन के नियम जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये एक उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ परावर्तक तल है। जिस तरफ पॉलिश होती है उसके ऑपोजिट साइड में, उसके विपरीत साइड को हम परावर्तक तल कहते हैं, यानी उसी तरफ हमें वस्तु रखनी होती है। तो ये देखिए, ये आपतित किरण है। आपतित मतलब इंसिडेंट रे जो आ रही है। ये है अभिलंब। अभिलंब मतलब इस तल पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा, और ये है परावर्तित किरण। तो परावर्तन का नियम यह कहता है, पहला, आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, जो ये यहाँ आई से दिखाया गया है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम आर से दिखा रहे हैं, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आई बराबर आर। यानी कि अगर ये किरण अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए तल से टकराई है, तो अभिलंब से 30 डिग्री का ही कोण बनाते हुए वापस जाएगी। और दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिख भी रहा है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों इस आपतन बिंदु पर तीनों के तीनों एक जगह मिल रहे हैं, और ये इसी तल में है। तल, ये इस समय हमारा जो बोर्ड है ये एक तल है, और ये तीनों के तीनों इसी तल में दिखाए गए हैं। और एक इसकी नियम तो 2 ही होते हैं। एक उत्क्रमणीयता का नियम और होता है, वो है कि आपतित किरण और परावर्तित किरणें सदैव उत्क्रमणीय होती हैं। यानी कि अगर हम कहें, अभी तो किरण यहाँ से आपतित हो रही थी और यहाँ परावर्तित हो रही थी, यदि किरण इस तरफ से आपतित हुए तो भी ये इसी रास्ते को फॉलो करेगी, यानी परावर्तित किरण आपतित किरण बन जाएगी और आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाएगी। इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का नियम। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब सदैव वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हों या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हों। तो जैसे हम लोग रेखा चित्र बनाते हैं कि कोई प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए हम कम से कम 2 किरणें निकालते हैं कि वो कैसे परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी, वह उनका रास्ता बनाते हैं और देखते हैं यदि वे वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और यदि वो उधर प्रतिच्छेद नहीं कर रही होती तो हम उन्हें डॉटेड बढ़ा के दूसरी तरफ कहीं बढ़ाते हैं, तो हम ऐसा लिखते हैं कि वहां प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए प्रतिबिंब उन जगहों पे बनेगा जहां ये किरणें या तो प्रतिच्छेद वास्तव में करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। अब प्रतिबिंब इसी आधार पे हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, और आभासी प्रतिबिंब तब बनेगा जब किरणें प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। यानी हमें प्रतिच्छेद कराने के लिए डॉटेड लाइन से उन्हें
बढ़ाना पड़ता है कहीं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। इसका उदाहरण आपको मिलेगा अवतल दर्पण में, अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे। और आभासी प्रतिबिंब आपको मिलता है समतल दर्पण, यानी कि जैसा जो दर्पण हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे कहीं बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? कांच का एक कोई टुकड़ा होता है जिसके किसी एक तरफ हम लोग सिल्वर नाइट्रेट या किसी अन्य मेटालिक ऑक्साइड का पॉलिश कर देते हैं, जिससे कि वो बहुत अधिक परावर्तित करने वाला तल बन जाए। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल एकदम सीधा होता है और इनके एक तरफ पॉलिश की गई होती है। गोलीय दर्पण जैसा नाम बता रहा है, ये इनका जो परावर्तक तल होता है वो घुमा हुआ होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। इसके बारे में अभी हम बताते हैं डिटेल में। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, फिर भी उसके मुख्य बिंदु ये हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब हो गया हमारा जो दायां हिस्सा है वो प्रतिबिंब में बाएं रूप में दिखाई पड़ेगा और जो बायां हिस्सा है वो दाएं रूप में दिखाई पड़ेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर दर्पण से वस्तु होती है। तो दूरी, वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बराबर होती है। अब हम आते हैं इस गोलीय दर्पण के दो प्रकार पर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर ऐसे उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उभरा साइड परावर्तक तल और अंदर धसे हुए साइड पे पॉलिश होती है। अवतल दर्पण इसको कहते हैं जिसमें परावर्तक तल अंदर धसा हुआ होता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश की गई होती है। अब दर्पण से संबंधित, वो भी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बहुत ही आवश्यक परिभाषाएं हैं जिनको हम अब डिस्कस करेंगे और ये बहुत बार इस पूरे पार्ट में यूज की जाएंगी। अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ऐसे समझिए जैसे कोई एक बड़ा गोला होता है। मैं उदाहरण के तौर पे ऐसे दिखा रही हूँ, मान लीजिए ये आपके पास एक बड़ा गोला है। अगर इस गोले को हम किसी एक तरफ से काट दें, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच काटा जाएगा। और गोले को आप जानते हैं, गोले की एक कोई त्रिज्या होती है, कोई एक केंद्र होगा। ये गोला दिख रहा है आपको, गोले का एक केंद्र होगा, एक त्रिज्या होगी। इस गोले का अगर हम कोई हिस्सा काट लेते हैं तो आप देखिए जैसे मुझे कांच का ऐसा हिस्सा प्राप्त होगा, ठीक। अगर मैं इस अंदर के साइड पे पॉलिश कर देती हूँ तो परावर्तक तल कौन सा हो जाएगा? ये उभरा हुआ हो जाएगा। ये उभरा हुआ हो जाएगा तो ये हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण। और यदि इसी में हम इस हिस्से पे पॉलिश कर दें, अगर हम उभरे हिस्से पे पॉलिश कर दें तो हमारा जो धसा हुआ हिस्सा है वो हमारा बन जाता है परावर्तक तल, जो कि हमारा अवतल दर्पण बन जाता है। ये समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया था। तो ये क्योंकि चित्र हम 2 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसकी गहराई नहीं समझ में आ रही है, इस वजह से ये दिखाया मैंने। तो अब अगर आप परिभाषाएं देखेंगे तो आसान हो जाएगी। इसको मैंने द्विविमीय चित्र बनाया है इसका। ये मान लीजिए पूरा गोला है जिसके मैंने हिस्से काटे हैं। ये हिस्सा काट के और इसके इस वाले हिस्से पे पॉलिश कर दी है तो ये बना उत्तल दर्पण, और ये हिस्सा काटकर इसके बाहरी हिस्से पे मैंने पॉलिश कर दी तो ये बना हमारा अवतल दर्पण। तो सबसे पहले आती है परिभाषा वक्रता केंद्र की। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है
उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले के केंद्र को, जिसका कि ये दर्पण खुद एक हिस्सा है, इसी केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी तरह से बिल्कुल वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को, जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से दिखाया जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से दिखाया जाता है। तो ये ध्यान रखें हमेशा, यदि उत्तल दर्पण है तो आपका वक्रता केंद्र पॉलिश की हुई साइड पे पड़ रहा है, ठीक है। और यदि आपका अवतल दर्पण है तो वक्रता केंद्र इधर पड़ेगा। चित्र बनाते समय इसका ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगली परिभाषा है ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल ये वाला हुआ, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये अवतल दर्पण का है, ये उत्तल दर्पण का है। चित्र में P बिंदु ध्रुव है। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यह मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस, ये मैंने दो अलग अलग बना रखे हैं। ये बनाया हुआ है अवतल दर्पण, क्योंकि आप देख रहे हैं अंदर वाले साइड पर हमारी प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी और ये पीछे का साइड पॉलिश्ड है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा इस प्रकार की होती है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो देखिए, रेखा चित्र बनाते समय जो रे डायग्राम होता है, उसमें हम मिनिमम कम से कम 2 रेखाएं बनाते हैं ताकि वो कहाँ प्रतिच्छेद हो रही है वो हम दिखा सकें। तो पहली एक समानांतर रेखा ये आ रही है और दूसरी ये परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में उसे वापस लौटना है। ये देखिए टकराकर लौट रही है और ये नियम है कि जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हैं उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये हुआ अवतल दर्पण के लिए। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए ड्रॉ करते हैं तो समानांतर किरण आ रही है और वो परावर्तन के पश्चात इधर जा रही है, ये वाली नीचे वाली भी परावर्तन के पश्चात बाहर को जा रही है। अब आप देख रहे हैं ये तो इस तरफ तो ये दोनों फैल रही हैं, इधर तो कहीं कटने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए हम इन रेखाओं को पीछे डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये पीछे एक बिंदु पर काट रही है जो मुख्य अक्ष पर ही स्थित है। इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या हो गया? दर्पण की ओर समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से दिखाते हैं और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दिखाएंगे, ठीक है। तो P और F के बीच की जो दूरी होती है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और एक संबंध है जो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या आप पढ़ चुके हैं, यह त्रिज्या होती है जिस गोले का यह हिस्सा है जो उसकी त्रिज्या होती है वही दर्पण की त्रिज्या होती है। तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चाहे हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू R/2 या हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 2F और फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर, SI मात्रक। अब पढ़ेंगे किरण आरेख बनाने के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। अगर हमें ये कुछ बातें पता हैं तो हम किरण आरेख बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत एक्यूरेट बनता है। तो सबसे पहला नियम तो हमेशा याद रखेंगे, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे और इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का परावर्तक तल भी आप देख रहे हैं बाईं ओर मुंह करे हुए होता है और उत्तल दर्पण का भी मुंह हमारा बाईं तरफ होता है। तो पहला ये नियम हमेशा याद रखेंगे कि वस्तु को हम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। दूसरा,
दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी कि यदि कोई वस्तु जैसे दूर रखी हुई है और उससे कोई समानांतर किरणें आ रही हैं, यदि कोई समानांतर किरण आ रही है तो वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। यानी मैं इस आपतन बिंदु को इस फोकस से मिलाते हुए रेखा खींच दूंगी। इसी तरह उत्तल दर्पण का भी देख लेते हैं। ये है कोई मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा है। अब इसका परावर्तन होना है। परावर्तन तो इसका इस तरफ होएगा, लेकिन जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं ये एक्चुअली फोकस से आती हुई ही दिखनी चाहिए। तो ध्यान रखें, समानांतर आती हुई रेखा हमेशा फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये उत्तल दर्पण के लिए। इसी तरह तीसरा नियम है, मुख्य फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। अब यदि कोई वस्तु कुछ इस प्रकार रखी है कि उसका जो किरण है वो मुख्य फोकस से ही आता हुआ दिख रहा है, मुख्य फोकस से आ रहा है, दर्पण पे टकराएगा और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या लिखा है, समानांतर हो जाएगा। तो ये यहां से इसके बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो समानांतर आने वाली मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई इस तरीके से आई, तो ये वापस टकराने के बाद इसको क्या होना है, समानांतर हो जाना है। ठीक है। चौथा, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट आती है। यानी यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो उसके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे गई वैसे ही दर्पण से परावर्तित होकर उसी रास्ते वापस लौट आएगी, रिट्रेस करेगी अपना रास्ता। ठीक है। तो ये नियम यदि हमें ध्यान में है तो हम किरण आरेख आगे बनाना सीखेंगे, वो हमसे बहुत एक्यूरेटली बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किरण आरेख कैसे बनाया जाए। सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना हम सीखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण का परावर्तक तल आप देख रहे हैं बाईं ओर है और इसी तरफ आपका मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है और इधर और भी दूरियां हैं। इसी वजह से इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं। पहला, वस्तु अगर अनंत पर हो। दूसरा, वस्तु अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हो। वस्तु अगर सी पर ही रखी गई हो। और चौथा, वस्तु सी और एफ के बीच में कहीं रखी गई हो। तो यदि वस्तु सबसे पहले अनंत पर हो, तो यदि कोई वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है, बहुत दूर से हम ऐसा मानते हैं यदि कोई वस्तु बहुत दूर है तो उससे आने वाली किरणें समानांतर होंगी। तो ये आ रही हैं समानांतर किरणें। और हम पहले ही नियम पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो इसको परावर्तन के पश्चात किससे होके जाना है, मुख्य फोकस से। तो ये मुख्य फोकस से गई और आप ये देख रहे हैं दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहाँ कट किया, मुख्य फोकस पर ही कट किया। अच्छा, ये चित्र बनाने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखें, ये देखें दर्पण जो है मैंने बहुत ज्यादा गोलाकार नहीं बनाए हैं, थोड़े ही गोलाकार बनाए जाते हैं। दूसरा, एक रेखा अक्ष खींचकर स्केल से बराबर से ध्रुव से जितनी दूरी आप मुख्य फोकस की रखते हैं उतनी ही दूरी मुख्य फोकस से वक्रता त्रिज्या की रख लीजिए। यानी कि ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर आप मार्क करके ऐसे पहले रख लें और फिर चित्र बनेगा। तो पहला चित्र हमारा तैयार हो चुका है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमारा वही बनता है जहां रेखाएं, किरणें, प्रकाश किरणें काटती हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है,
मुख्य फोकस पर ही बन रहा है। प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। कैसा बन रहा है? यहाँ से कहीं से किरणें आ रही हैं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, बहुत बड़ी वस्तु थी, लेकिन बिल्कुल बिंदु के आकार का, टाइनी, बिल्कुल छोटा चित्र बन रहा है, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। और तीसरा, कैसा बन रहा होगा? हालांकि अभी यहाँ बिंदु रूप बन रहा है तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो ये आप पाते हैं इस केस में, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो किसी अवतल दर्पण के सामने, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ये 4 विशेषताएं होंगी। ठीक है। सेकंड, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी गई हो, यानी कि हम मान ले रहे हैं ये कहीं वस्तु रखी है, ठीक है, ये हमारी वस्तु है। वस्तु को हम एरो से इसलिए दिखा रहे हैं, एरो का ये वाला हिस्सा दिखा रहा है, ये वस्तु का ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है। हम ऊपर के भाग से ही 2 किरणें निकालेंगे और वो दोनों किरणें जहां काटेंगी वहां ही हम दिखाएंगे कि इस एरो का प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले, हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमें 2 किरणें मेन है, जानी चाहिए। तो एक तो हम हमेशा ही समानांतर ही भेजा करेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये देखिए, समानांतर जाने वाली मुख्य फोकस से जाएगी। और दूसरी, सबसे आसान रहता है, आप हमेशा वक्रता केंद्र से होकर भेज दीजिए, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली जो आप पढ़ चुके हैं, परावर्तन के पश्चात किरण उसी रास्ते वापस लौटती है। तो हम दूसरी जो किरण है वो हम ऐसे भेज रहे हैं ताकि वो वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो यही हमारा जाने का रास्ता हो जाएगा और यही परावर्तन के पश्चात लौटने का रास्ता हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, एरो के टिप से हमने किरणें डाली थी और इन दोनों ने यहाँ कट किया, तो यानी कि एरो का टिप यहाँ बना और हमारा यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बना, यानी कि हमारा प्रतिबिंब बना उल्टा। ठीक, तो अब आपके पास पॉइंट्स आ गए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, C और F के बीच में बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ठीक है। दूसरा, कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए, उल्टा तो हमें दिख ही जा रहा है, वास्तविक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दर्पण के इसी तरफ बन रहा है। जब भी हमारा दर्पण के पीछे बनना लगेगा, यानी कि पॉलिश वाले हिस्से के पीछे बनेगा, तो हम कहेंगे आभासी बन रहा है, जिसको कि हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरा केस, जब वस्तु C पर ही हो, यदि वस्तु C पर ही रखी गई हो तो क्या होगा? तो यदि वस्तु C पर रखी तो फिर से हम पहली किरण समानांतर भेज रहे हैं, उसको परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आना है। ठीक है, ठीक। और दूसरी, हम क्योंकि वस्तु C पर ही रखी गई है तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, C से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम दूसरी किरण बिल्कुल ध्रुव की ओर भेज देते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, फोकस से भेज दीजिए, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक नियम आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो अब हमने फोकस से भेजी है, तो इसको अब हमें परावर्तन के पश्चात समानांतर करना है, तो हम इसको समानांतर करेंगे। ठीक, ये जाने वाली और ये परावर्तन के पश्चात लौटने वाली। तो आप देख रहे हैं, ये C मैं यहां से मिटा के यहां रख देती हूँ, तो आप देख रहे हैं दोनों किरणों ने यहाँ काटा, बिंदु C पर ही दोनों ने एक दूसरे को काटा। तो इसकी विशेषताएं ये हो गई, जब वस्तु C पर होती है तो प्रतिबिंब पर भी
C पर ही बनता है। प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरा, वस्तु का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु के बराबर, जो उसकी साइज है, प्रतिबिंब की साइज वस्तु के बराबर होगी। तीसरा और चौथा फिर से सेम, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब हम चौथे चित्र को डिस्कस करते हैं। यदि वस्तु C और F के बीच में रखी है, C यानी वक्रता केंद्र, F यानी मुख्य फोकस, इसके बीच में कहीं रखी है। मान लीजिए ये वस्तु रखी है, फिर हम वही करेंगे, एक समानांतर रेखा भेजेंगे, समानांतर किरण, परावर्तन के पश्चात इसको मुख्य फोकस से हम पास कर देंगे। ठीक, और दूसरी हमें वक्रता केंद्र से पास करानी है, तो वस्तु के टिप से ही हम निकाल रहे हैं, वस्तु के टिप से ही और वक्रता केंद्र से होते हुए निकालना है। ये दरअसल क्या है, हम इसमें दिखा नहीं पा सकते हैं, ये अगर मान लीजिए मिरर आपका और भी हम और निकालते तो ये रिफ्लेक्शन होके इसी रास्ते, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वक्रता केंद्र से जाने वाली वक्रता केंद्र से ही वैसे ही लौट आती है बिना डिस्टर्ब हुए। तो ये आप देख रहे हैं, ये दोनों कहाँ कट हो रही हैं, यहाँ कट कर रही हैं, और इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बना वो ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब आप खुद ही देख रहे हैं कैसा बन रहा है। वस्तु ये थी, इसका प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा। तो प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी, पहले स्थिति क्या हो गई, C से परे बन रहा है, यानी C और अनंत के बीच में बन रहा है, C से परे बनेगा। दूसरा, इसके जो आकार है वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो अगर हम नियम ध्यान रखें, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नियम बताए थे, वो नियम ध्यान रखें, और सिर्फ हम दो रेखाएं, दो प्रकाश किरणें निकालते हैं, वो भी वस्तु के टिप से, शीर्ष से, और वो जहां भी कट करती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब यदि वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, मुख्य फोकस पर ही रखी है, ये वस्तु रखी है, तो पहली किरण वस्तु के मुख्य अक्ष के समानांतर जाके उसे फोकस से जाना है। ठीक, और दूसरी किरण मुझे इसी टिप से भेजनी है जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो आप ये पीछे पाएंगे, अगर हम इस मिरर को थोड़ा बढ़ा देते तो ये जहां से टकराई वैसे ही वापस लौट गई, और हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ ये दोनों किरणें बिल्कुल समानांतर चलती चली जा रही हैं, यानी ये यहाँ कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो ये कहाँ काटेंगी एक दूसरे को, ये अनंत पर मिलेंगी। तो इसलिए यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस यानी F पर ही रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहला उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। दूसरा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा, वास्तविक बनेगा, और चौथा उल्टा बनेगा। ठीक है, जितने भी प्रतिबिंब हमारे दर्पण के इसी तरफ बन रहे हैं जिधर वस्तु रखी है, वो सारे वास्तविक हैं और उल्टे बन रहे हैं। अब लास्ट केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत जगह यूज भी होता है। पहला, यदि वस्तु F और P यानी कि दर्पण के ध्रुव, कई बार ऐसे भी लिख के आता है मुख्य फोकस और दर्पण के बीच में रखा है वस्तु, तो हमारी वस्तु यहाँ रखी हुई है, मुख्य फोकस और दर्पण के बीच में कहीं भी हो सकती है। फिर पहली किरण हमने समानांतर भेजी, उसको जाना है मुख्य फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन
मुख्य फोकस से जाना है। तो ये परावर्तित होके इधर को चली गई। अब दूसरी हमें भेजनी है वक्रता केंद्र से। तो दूसरी हमने वक्रता केंद्र से भेजी किरण, जैसे गई वैसे ही लौट आई। अब हम खुद ही यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें जो है हमारे अवतल दर्पण के इस तरफ तो दूर हो रही हैं, कटने का कहीं सवाल नहीं है। तो हम अब पीछे देखेंगे डॉटेड लाइन से पीछे इसको बढ़ाकर कि ये क्या कहीं पीछे कट कर रही हैं। तो जैसे ही हम इनको पीछे बढ़ाते हैं दोनों रेखाओं को, तो हम देखते हैं इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पर कट किया। इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बना, और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हमने टिप से हमेशा शीर्ष से किरणें निकालते हैं, और वो शीर्ष की किरणें कहाँ कट करी हैं, यहाँ पर। तो इसीलिए शीर्ष हमारा यहाँ बना। तो इस केस में लास्ट जो छठा केस हम लोग हमेशा पढ़ाते हैं, जिसमें एफ और पी के बीच में होती है, उसमें जो हमारी प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, वस्तु से बड़ा बन रहा है, हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। इस समय आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, पॉलिश वाले हिस्से की तरफ बन रहा है, तो ये बनेगा आभासी। ये याद रखने वाली चीज है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा और प्रतिबिंब आपका सीधा होगा। तो अवतल दर्पण में जनरली बाकी सारे केसेस में वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में, जबकि वस्तु दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब आता है अवतल दर्पण के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। टॉर्च में जो ऊपर शीशा लगा होता है, जिसमें बल्ब छोटा सा लगा होता है, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट्स में, ताकि रोशनी को ये ज्यादा फैला सके। दांतों को बड़े सीधे प्रतिबिंब देखने में दांतों के डॉक्टर इसका यूज करते हैं। शेविंग दर्पण के रूप में यूज करते हैं, जिससे कि दाढ़ी का सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाए। तो इन दोनों केसेस में हम लोग ये जो लास्ट केस है इसकी ही विशेषता का प्रयोग करते हैं, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में आपके दो ही केस हो सकते हैं, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, और दूसरा वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो। इसमें केसेस इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आप देख रहे हैं दर्पण के उस तरफ, पॉलिश के उस साइड में अब आपका मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या वगैरह पड़ रहा है, तो अब आप यहाँ पे डिविजन्स नहीं कर सकते। तो वस्तु कहीं भी रखी हो तो कहलाएगी दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखी है। तो पहला केस, अगर वस्तु अनंत पर हो, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं अनंत पर यदि कोई वस्तु होती है तो उससे आने वाली किरणें आपस में समानांतर हम मानते हैं। तो समानांतर किरणें मान लीजिए आ रही हैं, अक्ष के समानांतर आ रही हैं, तो ये दोनों ही परावर्तित होनी है और मुख्य फोकस से होकर जानी है। तो परावर्तित तो इधर हो रही है, लेकिन इसको हमने बैक डॉट 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 करके बढ़ाया तो ये मुख्य फोकस से ही होकर जाती हुई दिखाई है। सेम वे नीचे वाली बनाएंगे, ये परावर्तित हो गई और ये हमने पीछे बढ़ाया, तो आप देख रहे हैं ये दोनों ही रेखाएं एक्चुअली में काट नहीं रही हैं, लेकिन हमें मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही हैं। तो इसी वजह से उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर ही बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? बहुत छोटा बनेगा। वस्तु बहुत बड़ी थी परंतु जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, क्योंकि दर्पण के उस तरफ बना है और यहाँ पे रेखाएं काटते हुए प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं काट रही थी। तो
तो इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब होगा और यह सीधा भी होगा, ये प्रतिबिंब सीधा होगा। अब हम आते हैं, यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो, कहीं भी, हम यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए ये हमारी वस्तु है। वस्तु के शीर्ष से हमें दो प्रकाश किरणें निकालनी है। तो एक प्रकाश किरण हमने समानांतर भेजी मुख्य अक्ष के, ये भेजी हमने समानांतर, इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य फोकस से भी जाना है। ये देखिए, ये परावर्तन के पश्चात इस दिशा में चली गई, लेकिन ये इस तरीके से गई कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरा हमने पढ़ा था, हमेशा हमें एक ऐसी किरण निकालनी है जो वक्रता केंद्र से होकर जाए, तो वो विचलित बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसी टिप से अब मैं ऐसे कोशिश करूंगी कि वक्रता केंद्र से होकर जाए। ये देखिए, दूसरी किरण मैंने ऐसी भेजी जो वक्रता केंद्र से जा रही है, तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वो परावर्तित भी हो जाएगी। ये दोनों ही रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं? यहाँ पर। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो उस तरफ दर्पण के पीछे बन जाएगा। इसलिए जब भी वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो, तो पहला आप कहीं भी आप रख के बना लें, हमेशा जो प्रतिबिंब है वो P और F यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा, वस्तु से छोटा बनेगा, चित्र से देखकर ही पता चल रहा है छोटा बन रहा है, और आभासी बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है और दिख रहा है कि सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ यही दो केस हो सकते हैं, कोई और केसेस नहीं। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बाजारों, गली और स्ट्रीट के जो लैंप होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार, बाइक में जो ड्राइवर सीट के पास जो रियर व्यू मिरर लगा रहता है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि ये वास्तविक वस्तु का छोटा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब सबसे मुख्य चीज जो हम देखेंगे वो है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह का प्रयोग करना और उसके बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो अगर चिन्ह जरा सा भी गलत हो गया तो वो उनका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं, आप सब ने 9th में कर चुके हैं और अभी 10th में भी जितने भी हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके होते हैं। नहीं भी पढ़ा है तो भी आप संख्या रेखा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बचपन से आप जानते हैं संख्या रेखा जो एक रेखा होती है जिसमें मध्य में आप 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, और उसके दाहिने साइड सारी जो संख्याएं होती हैं धनात्मक होती हैं और उसके बाईं साइड सब ऋणात्मक होती हैं। इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग कि इसमें एक किसी शून्य से ऊपर जितना हम ऊपर बढ़ेंगे वो सब धनात्मक है और जितना नीचे जाएंगे वो सब ऋणात्मक है। तो एक तरह से ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जैसे हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं वैसे दो अक्ष हमारे ऐसे काट लिए जाते हैं। तो जो हमारा दर्पण होता है उसको हम हमेशा बिल्कुल बीचों बीच जहाँ ये एक दूसरे को अक्ष काट रहे हैं उस जगह पे हम रखा हुआ मानेंगे। हमेशा इसी तरह से आप इमेजिन करें। तो दर्पण, ये उत्तल दर्पण रखा हुआ है और ये अवतल दर्पण रखा है। दोनों के लिए हम अलग अलग बताएंगे पहले चिन्ह कैसे कैसे यूज होते हैं। तो उत्तल दर्पण में अब हमने पहले ही बताया था कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखनी है। तो वस्तु तो बाईं ओर हो गई। अब कुछ चीजें हैं जैसे वस्तु की
हर चीज जो दूरी है वो हम दर्पण से निकाल रहे हैं, क्योंकि दर्पण बिल्कुल मिड पे रखा हुआ है, बीचों बीच रखा हुआ है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग u से दिखाते हैं। उसके अलावा फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं, पहले बात हो चुकी है। दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसकी जो दूरी है उसको v से डिनोट किया जाता है। वस्तु की लंबाई जो है वो o से दिखाई जाती है, प्रतिबिंब की लंबाई I से दिखाई जाती है। तो अब हम लोग अगर इस चित्र को देखें तो वस्तु किधर रखी हुई है, दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है। इस तरफ ये तो शून्य मान लीजिए, इस तरफ वाली सारी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो u किसी भी प्रश्न में अगर वस्तु की कुछ भी दूरी हुई है, जैसे कि वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई है दर्पण से, तो अपने आप ही उसके आगे हमें एक माइनस साइन लगा लेना है। चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी के आगे माइनस साइन लगेगा। फोकस दूरी, अब आप जानते हैं उत्तल दर्पण में फोकस, मुख्य फोकस किस तरफ होगा, उस तरफ होगा। मुख्य फोकस कहीं उधर होगा, इसलिए मुख्य फोकस के आगे प्लस का साइन लगेगा, फोकस दूरी के आगे प्लस का साइन लगेगा। प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में, हम अभी जस्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के इस साइड बनता है, यानी धनात्मक साइड की ओर बनता है। तो जो भी हम दूरियां लेंगे प्रतिबिंब की, उसके आगे भी हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि हम वस्तु को ये शून्य रेखा के ऊपर रख रहे हैं, आप मान लीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, लंबाई तो रखेंगे ही रखेंगे। यदि वो सीधा बन रहा है तो हम पॉजिटिव रखेंगे, और यदि वो उल्टा बन रहा है यानी इस लाइन के नीचे बन रहा है तो माइनस रखेंगे। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, सीधा बनता है तो इसलिए प्लस का साइन लगेगा। ये साइन हमें एक रफ आप चित्र कहीं बना लीजिए, उससे कभी ये गलती नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण पे। तो अवतल दर्पण में ये देखिए, अवतल दर्पण हमने बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। इसके इधर सारी नेगेटिव हो जाएंगी, उधर पॉजिटिव डिस्टेंसेस हो जाएंगी। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, तो यानी कि वस्तु की दूरी के आगे हमें लगाना है माइनस का चिन्ह। फोकस दूरी, अब अवतल दर्पण में जो फोकस है वो आपका इस तरफ कहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा गोला इस तरफ कंप्लीट हो रहा है, तो फोकस इधर कहीं पड़ेगा। तो इसलिए फोकस दूरी के आगे भी माइनस का साइन लगेगा, यानी ये नेगेटिव होगा। प्रतिबिंब की दूरी, अब आप याद करें, अवतल दर्पण में हमने 6 केसेस बताए, और शुरू के सब 5 केसेस में प्रतिबिंब दर्पण के इसी तरफ बन रहा था, दर्पण के आगे बन रहा था, यानी वास्तविक बन रहा था। तो जब वास्तविक बनेगा तब हम माइनस लगाएंगे, आभासी बनेगा तो हम प्रतिबिंब की दूरी के आगे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ये केवल एक ही केस में बन रहा था, लास्ट केस में। तो जब आभासी बनेगा तब हम प्लस का साइन लगाएंगे, अदरवाइज माइनस साइन। वस्तु की लंबाई हमेशा ये इस लाइन के ऊपर ही रखा हुआ है, तो धनात्मक रहेगा, हमेशा धनात्मक रहेगा। प्रतिबिंब की लंबाई, अब प्रतिबिंब वही बात है, अवतल दर्पण में शुरू के सभी 5 केसेस में नीचे की ओर, यानी उल्टा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, इस लाइन के नीचे बन रहा था, तो नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। और केवल लास्ट केस में जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के बीच में होती है तब प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा बना था। आभासी जब बना था तब हम इसके लिए उसकी जो लंबाई है वो हम धनात्मक रखेंगे, तभी उसके साथ केवल प्लस का साइन लगाएंगे। तो सवाल को पढ़ना बहुत आवश्यक पड़ जाता है कि किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु कहाँ रखी हुई थी। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र है, ये वो सूत्र है जो फोकस दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इन तीनों के बीच में एक संबंध बताता है। तो ये फॉर्मूला हमें रट लेना है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इस सूत्र में हम जब भी ये मान रखेंगे फोकस दूरी का या वस्तु की दूरी का या प्रतिबिंब की दूरी का, उनके चिन्ह का अवश्य ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और क्वांटिटी आती है, वो है आवर्धन।
आवर्धन का तात्पर्य होता है कि हम दर्पण जो यूज कर रहे हैं उससे जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, वह प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना। ठीक है, तो यदि बड़ा बनेगा तो आवर्धन 1 से ज्यादा आएगा, और अगर वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है तो आवर्धन कम आएगा। यानी कि आवर्धन कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये है आवर्धन आपके प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। और यदि हमें वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई ना पता हो, हमें केवल v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी पता हो, तो ये सूत्र लगता है -v/u। तो वैसे आवर्धन की परिभाषा कही जाएगी, आवर्धन है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। परंतु जब हमें लंबाइयां न दी गई हो सवाल में, हमें केवल प्रतिबिंब और वस्तु की दर्पण से दूरी दी गई हो, तो हम डायरेक्ट ये सूत्र यूज कर सकते हैं। तो m बराबर I/O इक्वल्स टू -v/u। इसीलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम मात्रक की संख्याएं हैं, और इसलिए ये, क्योंकि यह अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम इस पर इन दोनों सूत्रों पर आधारित एक प्रश्न कर देखेंगे। हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया है। अब लास्ट हम पर आता है, अगर उस दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र पर आधारित हमें आंकिक प्रश्न मिले तो हम उसे किस प्रकार हल करेंगे। सवाल पढ़िए, किसी अवतल दर्पण, सबसे पहले ध्यान देना है दर्पण किस प्रकार का है। अवतल दर्पण है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु की दूरी, यानी कि हमें u निकालना है। ठीक है, हमसे सवाल में u पूछा गया है कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। दोगुने आकार का, दुगना, ये आवर्धन दे दिया है। आवर्धन दे दिया है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो डबल बन रहा है। तो m आपको दे रखा है 2। ठीक, अब हमको इसका यूज करके अब हमें u निकालना है इस सवाल में। ठीक है, तो हम आते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो सबसे पहला हमको जो यूज करना है वो हम जानते हैं, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब बात आती है चिन्ह लगाने की। सबसे पहले हर चीज का चिन्ह हमें जरूरी है। तो अब आप याद करें, अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा, ठीक, जिसमें कि इस तरफ आपका फोकस दूरी आता है। ठीक है, फोकस दूरी इधर पड़ेगी और वो लगेगी आपकी नेगेटिव। तो हमको फोकस दूरी दी हुई है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी इसीलिए हम माइनस लगा लेंगे। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं, वर्ड लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और उत्तल दर्पण में हम सीख चुके हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इसी तरफ बनेगा और उल्टा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका दर्पण के ही तरफ बनता है, उल्टा बनता है। हम सूत्र पढ़ चुके थे m बराबर I/O। ठीक है, अब क्योंकि ये उल्टा बन रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम पहले ही देख चुके हैं ना, वस्तु की जो लंबाई है उसे प्लस में लेना है और जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसे माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक बन रहा है। इसलिए अगर हम इसको माइनस में लेते हैं और इसको प्लस में लेते हैं तो आपको मिलेगा कि m जो है एक्चुअली -2 है। या आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, मैंने ये करके दिखाया है कि m को हम -2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो लाइन से उल्टा उल्टा बन रहा है ना, नीचे बनेगा, इसलिए आवर्धन के आगे एक माइनस साइन लगना चाहिए। और अब हम लोग आते हैं, हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट हमको एक आवर्धन का सूत्र और पता है, m बराबर -v/u।
इसका उपयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें u निकालना है और u v f में दर्पण सूत्र हमें रिलेशन दे देता है। तो जैसे ही m की जगह हम रखेंगे -2, माइनस v हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, u हमको पता नहीं है अभी सवाल में, तो हमको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाता है, माइनस माइनस कट गया, v इक्वल्स टू 2u, यहाँ से आपको मिल गया v इक्वल्स टू 2u। अब हम इसका यूज करेंगे दर्पण सूत्र में। दर्पण सूत्र हमें पता है होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की जगह हमको रखना है -10, 1/u को u ही रहने देते हैं और v की जगह रख लेंगे हम 2u। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड अभी ऐसे ही है, राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 2u, इधर हो जाएगा 2, ये आएगा +1, सो 1/-1/10 इक्वल्स टू 3/2u। और जब हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ, तो आपको मिलेगा 2u इक्वल्स टू -3 इंटू 10, यानी u इक्वल्स टू -30/2, u बराबर -15 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें वस्तु की दूरी पूछी थी, वस्तु की दूरी निकल आई। तो सबसे मेन देखिए, इस एक क्वेश्चन में पहला इस फॉर्मूले का भी यूज हो गया कि मुख्य फोकस की जो दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके अलावा जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा तो हमको आवर्धन नेगेटिव लेना है, ऋणात्मक लेना है, माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है। फिर आवर्धन का सूत्र हमें पता है -v/u होता है, इससे हमें ये संबंध मिल गया। इस संबंध का हमने दर्पण सूत्र में यूज कर लिया। u और v और f सब अपने यूजुअल तरीके से रखे जाते हैं। जब अगर सवाल में हमें u और v का मान दिया रहता तो हम उनके नंबर्स रखते और साथ में उनके साइन भी रखते। तो फिर इस प्रकार से जो आपको उत्तर मिला, आप देख रहे हैं u बराबर -15 सेंटीमीटर। हमेशा जो है उत्तर आपको साइन के साथ मिलेगा और वो बताएगा कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। माइनस साइन आने का मतलब है कि वस्तु बाईं ओर रखी है और ये एकदम सही है। तो इस प्रकार आप इस पर आधारित और प्रश्न करें, और यदि किसी प्रश्न पर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे अवश्य पूछें।